दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जो आईपीओ लाया था और उसके आईपीओ के माध्यम से जो इन्होंने फ़ंड रेज किया था, उस फंड रेज के ऊपर किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया, कैसे इस्तेमाल किया और कितना पैसा बचा, वो मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पे आप देखें उसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट जारी की है। केयर एज की तरफ से आप देख सकते हो कि इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी है जिन्होंने सारी की सारी डिटेल शेयर की है कि कंपनी ने किस तरह से उस फंड का इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई, जिसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर पैसा किस तरह से यूटिलाइज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बजाज ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि स्टॉक महंगा है इस लेवल पे। क्या वाकई में स्टॉक महंगा है? अब Q4 हमने देखा है काफ़ी बेहतर रहा है, कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और क्या Q4 के बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 124 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 5.61% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि रिजल्ट अच्छा था, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। पिछले दिनों स्टॉक ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है और अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए इस समय और इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन बढ़ा उसका भी असर बाजार में देखने को मिला। इस समय लोग वेट एंड वॉच करें कि आगे क्या स्थिति बनेगी, उसके हिसाब से नई यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। इस वजह से भी बाजार में स्थिति थोड़ी सी दबाव में बनी हुई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो केयर एज है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की मॉनिटरिंग एजेंसी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की Q4 के दरमियान पूरे साल की, जो इन्होंने आईपीओ लाया था और आईपीओ के अंदर जो उन्होंने रकम किस तरह से इस्तेमाल की उसको लेकर यहाँ पे रिपोर्ट जारी की। तो देख सकते हो कि केयर एज जो इनकी मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने यहाँ पे कहा है कि जो 3,560 करोड़ रुपीज़ का जो आईपीओ लाया गया था उसमें किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर डिटेल यहाँ पे यूटिलाइज़ की सारी शेयर की गई है। तो टोटल जो यहाँ पे कैपिटल अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3,499.55 करोड़ और जिसमें यहाँ पे चार्टेड अकाउंट सर्टिफिकेट ऑफर डॉक्यूमेंट का 60.45 करोड़ की रकम है। टोटल मिला के 3,560 करोड़ रुपीज़ की रकम थी। इनके जो चार्टेड अकाउंटेंट थे वो तो देख सकते हो कि SK पटोदिया एंड एसोसिएट LLP चार्टेड अकाउंटेंट थे। तो रकम जो कंपनी ने इस्तेमाल की और जो कंपनी को फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से जो इंटरेस्ट मिला वो 10.8 करोड़ रुपीज़ का है। तो यहाँ पे टोटल देखो कि 3,499.55 करोड़ रुपीज़ की रकम है वो कंपनी के पास रही। इसमें 60.45 करोड़ रुपीज़ की जो रकम खर्च हुई वो जो शेयर इशू किए गए उसके खर्च के बदले में हुई, उसमें पूरा जो प्रोसेस लगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये रकम जो मिल के अगर आप देखेंगे तो 3,560 करोड़ के आसपास है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो अलग से जो देखें जो बिगनिंग हुई Q1 के यहाँ पे जो खर्च हुआ वो शेयर इशू एक्सपेंस के बाद में 34.96 करोड़ का खर्च हुआ। और ये देख सकते हो कि आगे जो क्वार्टर के दरमियान जो अगला जो खर्च हुआ वो 18.59 करोड़ के आसपास रहा और जो क्वार्टर एंड के दरमियान जो खर्च हुआ वो 55.55 करोड़ का रहा। और यहाँ पे जो टोटल रकम यूटिलाइज़ की गई वो 6.90 करोड़ के आसपास है। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 3,553 करोड़ की रकम टोटल यूटिलाइज की गई, वहाँ पे 6.90 करोड़ बचे हैं। कंपनी ने जो ये पे 6.90 करोड़ की रकम बची थी यह HDFC बैंक में इन्होंने इसको अमाउंट को इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी का कहना है कि जो आईपीओ के माध्यम से फंड रेज किया गया था उसको यूटिलाइज कर लिया गया है। तो हर कंपनी को जो भी एफपीओ लाते हैं या फिर आईपीओ लाते हैं, जो भी उसको पैसा मिलता है उसकी सारी की सारी जानकारी मॉनिटरिंग एजेंसी के माध्यम से एक्सचेंज को देनी होती है, जिसकी जानकारी दे दी गई है कि ये जो रकम थी उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया गया है। और मॉनिटरिंग एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट जारी की, एक तरह से ये उनको सर्टिफिकेट दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो इस बार 2,508.02 करोड़ के आसपास थी, जो दिसंबर क्वार्टर में 2,448.98 करोड़ के आसपास थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ की बात करें इस बार 2.41% अप रहा, जो दिसंबर क्वार्टर में 1.61% अप था।
तो टीआई ग्रोथ में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा टोटल खर्च की बात करें 237.34 करोड़ का खर्च इस बार हुआ। दिसंबर क्वार्टर में ये 220.04 करोड़ के आसपास था। जैसे इनकम बढ़ी उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टीई ग्रोथ की बात करें तो यह 7.86% अप था पिछले मार्च 2024 क्वार्टर में, जो दिसंबर में 16.42% अप था। एबिटाडा की बात करें तो इस बार 2270.68 करोड़ के आसपास रहा, जो दिसंबर क्वार्टर में 2228.94 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो इस बार 1.87% अप रही है, जो दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में देखें तो 0.35% अप थी। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 586.68 करोड़ का बताया इस बार, जो क्वार्टर 3 में 548.02 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 7.05% अप रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें क्वार्टर 3 में 0.44% अप था। एबिटाडा मार्जिन अगर की बात करें तो 90.54% रहा इस बार, जो दिसंबर क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे 91.02% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.39% बताया मार्च 2025 में, जो दिसंबर में 22.38% के आसपास था। अब बेसिक ईपीएस की बात करें तो 0.70 रुपीज़ के आसपास बताया मार्च 2025 में, यानी क्वार्टर 4 में, जो क्वार्टर 3 में 0.66 रुपीज़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है और ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो जो ब्रोकरेज फर्म है वो इसको लेकर उत्साहित नहीं है। ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी ने मार्च तिमाही के दौरान एसेट अंडर मैनेजमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कॉस्ट रेशियो में बढ़ोतरी और कंपटीशन के चलते नेट यील्ड में गिरावट कंपनी के लिए निगेटिव साबित हुई है। इसके अलावा एचएसबीसी ने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अर्निंग प्रति शेयर ईपीएस ग्रोथ में उसे कम से कम 3 कारणों के चलते आने वाले समय गिरावट का अनुमान देखने को मिल रहा है, और इसमें एयूम ग्रोथ पर दबाव, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट और क्रेडिट लागत का सामान्य होना शामिल है। तो ये जो 3 रीजन है जिसकी वजह से उनको लगता है कि आने वाले समय स्टॉक में बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे एचएसबीसी ने कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल 2026-27 के लिए जो ईपीएस का अनुमान लगाया वो 2.8 से लेके 3.1% की कटौती करता हुआ दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते उनके हिसाब से आने वाले समय प्रदर्शन कमज़ोर हो सकता है और दबाव की स्थिति बन सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें दूसरी पैर कंपनियों की तुलना में, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, पिछले 6 महीनों में 4.80% की यहाँ पे गिरावट हुई है। इस दौरान हुडको में 13.53% की तेज़ी बनी है और एलआईसी में 1.01% की गिरावट बनी है। तो 6 मंथ के हिसाब से विनर आपको हुडको दिखाई देगा। अगर हम बात करें पिछले 3 महीनों की, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 14.57% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान हुडको में 0.18% की तेज़ी बनी है और एलआईसी में 3.30% की तेज़ी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे बाजार का जो विनर है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है। बात करें 1 मंथ की, तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 4.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान हुडको में 7.94% की तेज़ी बनी है और एलआईसी में 3.79% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर आपको हुडको दिखाई देगा 1 मंथ के हिसाब से। अब बात करें पिछले 1 सप्ताह की, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 2.84% की गिरावट हुई है, हुडको में 3.76% की गिरावट है और एलआईसी में 2.03% की गिरावट है। तो सबसे जो कम गिरावट है वो एलआईसी में, उसके बाद में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, हुडको में गिरावट ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सभी स्टॉक एक तरफा ही प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय जैसे बाजार कुछ रिकवर कर जाएगा तो यहाँ पर भी तेज़ी की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।